Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are studying CA Foundation course BCK subject chapter number 6 part 3 banking terms. One video regarding banking terms is already uploaded on YouTube. Please watch that video before watching this video. My name is CA Rahul Bajaj and I am here to help you out with this subject and making this subject very easy for everyone. तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट इज अ मेजर ऑफ चेंज। कुछ चेंज गिनने के लिए बेसिस पॉइंट यूज करा जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट, स्टॉक इंडाइसेस एंड मार्केट रेट। तो 100 बेसिस पॉइंट मतलब होता है 1%। तो अगर कल न्यूज आता है रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 0.25% से वो रेट चेंज हुआ है। सिंपल। 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1%। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्रिज फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंस का मतलब क्या होता है, गैप फाइनेंसिंग। दो चीजों के बीच में का गैप फुलफिल करने के लिए जो फाइनेंसिंग होता है, तो उसके लिए होता है, उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। आपका एग्जिस्टिंग लोन है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है और नेक्स्ट लोन का अप्रूवल आपका कुछ अगले डेट से, तो इन बिटवीन आपको जो आपकी इमीडिएट कमिटमेंट है वो सेटल करने के लिए जो पैसा लगता है उसको आप बोलते हो कि ब्रिज फाइनेंस। देखिए यहाँ पे क्या है, अ ब्रिज लोन इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस अंटिल अ पर्सन और अ कंपनी सिक्योर्स परमानेंट फाइनेंसिंग और रिमूव्स एन एग्जिस्टिंग obligation. Bridge loan are short term loan typically up to 1 year. तो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग लोन है बट आपको कुछ कमिटमेंट है वो आपको फुलफिल करना जरूरी है, तो ही आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। तो आप क्या करते हो, एक टेम्पररी लोन ले लेते हो छोटा सा, जो कि आपका मेन लोन आने के तक आप उसको यूज करते हो। आपको 25 करोड़ का नीड है, वो 25 करोड़ आपको एक महीने बाद मिलने वाला है, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ। तो इन बिटवीन क्या करते हो, आप कहीं और से टेम्पररी अरेंजमेंट कर देते हो। यहाँ पे मैंने 1 मंथ का ही एग्जांपल लिया, तो आप कहीं और से उतना पैसा अरेंज करते हो और जैसे ही आपका मेन लोन आ जाता है तो आप ये ब्रिज लोन को क्या करते हो, खत्म कर देते हो, कंप्लीट कर देते हो। तो ब्रिज फाइनेंस मतलब क्या होता है कि आपको जो गैप है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो टेम्पररीली मीट करने के लिए जो आपने लोन लिया है उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंस। बाउंस चेक कुछ नहीं है, बस नॉर्मल चेक है बट वो ऑनर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें बैंक बैलेंस नहीं था, इनसफिशियंट फंड्स था, नो सफिशियंट फंड्स, और कोई और दूसरा वैलिड होगा। तो जिसने चेक दिया है आपको उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो वो हो गया चेक बाउंस। चेक बाउंस मतलब डिसऑनर हो गया, ऑनर नहीं हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैप। कैप क्या होता है, लिमिट होती है। दो तरह के कैप होते हैं, अपर कैप, लोअर कैप। अपर कैप अपर लिमिट रहेगा, लोअर कैप लोअर लिमिट रहेगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ एन एडजस्टेबल रेट ऑफ मॉर्गेज। आपने एक लोन लिया है तो आपका लोन पे जो इंटरेस्ट है ना वो फ्लेक्सिबल है विथ रिस्पेक्ट टू रेपो रेट। जितना रेपो रेट चेंज होगा वो हिसाब से आपका लोन का इंटरेस्ट चेंज होगा। बट आप एग्रीमेंट में क्या करते हो, साइन, कि रेपो रेट कितना भी चेंज हो जाए ये मेरा अपर लिमिट है, इसके ऊपर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए। दैट इज योर अपर कैप। और बैंक क्या बोलती है कि इसके नीचे लोअर कैप, मिनिमम में इतना तो इंटरेस्ट रेट लेना ही चाहती हूँ, तो बैंक वो जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट वो लोअर कैप। कैप मतलब क्या, एक सीलिंग है ऊपर का और नीचे का, ठीक है। तो आपका लोअर कैप क्या है, बीसीके में आपको 35 स्कोर करना है, आपका अपर कैप क्या रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। तो लोअर कैप इज 35, अपर कैप इज 40 इन बीसीके सब्जेक्ट। कैशियर चेक। कैशियर चेक क्या होता है ना, अब नॉर्मल चेक तो पता है आपको। नॉर्मल चेक क्या होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, आप एक दूसरे पार्टी को देते हो और वो पेमेंट ऑनर होता है। बट कोई पार्टी को आप पे भरोसा ही नहीं है, तब क्या होता है, जैसे रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन ले लो। तो रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्री करने जाते हो तो वो एक चेक देता है आपको, चेक।
तो अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? करेक्ट। तो जो सामने वाला जो परचेस कर रहा है उसका चेक अगर ऑनर ही नहीं होगा तो आपको तो डर है। रियल इस्टेट में क्या होता है, 1-1 करोड़, 10-10 करोड़, 25-25 करोड़ के ट्रांजेक्शन है। अब इंडिविजुअल पार्टी है, आप कोई थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, आपको भरोसा नहीं है कि ये मेरा पेमेंट करेगा क्या नहीं, आप क्या बोलोगे, कैशियर चेक दे दे। कैशियर चेक क्या होता है ना, बैंक गारंटी लेती है इरिस्पेक्टिव ऑफ चेक। जिससे आप खरीद रहे हो ना, बैंक क्या बोलती है, इसका पैसा मैंने डेबिट कर लिया है मेरे अकाउंट में, और अब मैं अब मैं क्या कर रही हूँ, गारंटी देती हूँ कि इसका पैसा, ये जो चेक है वो ऑनर होगा ही। तो इस पे क्या होता है, कैशियर खुद साइन करके दे देता है। अ कैशियर चेक इज अ चेक गारंटेड बाय बैंक, देखो बैंक की गारंटी है, ड्रॉन ऑन बैंक्स ओन फंड, तो बैंक खुद के फंड से देती है। बैंक क्या करती है, तो इसमें क्या होता है, कैशियर चेक के लिए चार्जेस भी पे करना पड़ता है जो कैशियर चेक लेता है, तो एंड साइंड बाय कैशियर। तो अब इसमें क्या होता है कि आप अब रियल इस्टेट का ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, रियल इस्टेट का ट्रेड कर रहे हो, तो अब ये जो चेक मिलता है ना आपको, डायरेक्ट एसबीआई के नाम से मिलेगा, डायरेक्ट एचडीएफसी के नाम से मिलेगा। ये बैंक खुद बोल रही है कि आई एम सपोज टू पे, आई एम लाइबल टू पे, तो वो चेक ऑनर होना ही है, चेक डिसऑनर का चांस नहीं है। सो दैट इज कैशियर चेक। आपने लास्ट एग्जांपल देखा, बाउंस चेक। अगर ऐसे रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन में रजिस्ट्री करने जाते हो और चेक बाउंस हो जाता है तो आपके पीछे कितनी तकलीफ होती है, 10 बार चक्कर में। तो ये एक फैसिलिटी है कि जहां पे आपको कोई पार्टी पे भरोसा नहीं है तो आप कैशियर चेक मांग लो या कैशियर चेक दे दो। आप सामने वाले को आप पे भरोसा नहीं है, आप कैशियर चेक दे दो। सामने आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं है, उसको बोलो कैशियर चेक दे और गुड्स ले जा। नेक्स्ट है कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैश दैट इज प्रेजेंट इन द बैंक अकाउंट दैट कैन बी विड्रॉन इमीडिएटली, तो दैट इज माई कैश रिजर्व। अब यहाँ पे एग्जांपल है, आपके बैंक में है ना 100 रुपए, 1 लाख रुपए समझ लो, 1 लाख रुपए कैश है, 25,000 की एफडी है, तो व्हाट इज योर कैश रिजर्व? ऑब्वियसली 1 लाख, क्योंकि कैश रिजर्व इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं, जो अमाउंट आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हो वो कैश रिजर्व। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे एफडी भी आप कभी भी तोड़ सकते हो, आपको इंटरेस्ट का लॉस होता है। एक एग्जांपल समझने के लिए, कैश रिजर्व क्या, जो इमीडिएटली आपको मिल जाए वो पैसा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जब आप एफडी करते हो ना बैंक में, वो एक एफडी का सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट कि हम लोग आपको, ये आपका इतना रुपीज इन्वेस्टेड है, इतना रुपीज इंटरेस्ट है उस पे ऊपर इंटरेस्ट, और हम लोग आपको ये पीरियड में, ये पर्टिकुलर डेट में इतना रुपए देंगे, ठीक है। A certificate of deposit is a certificate of saving deposit that promises the depositor द सम बैक अलॉन्ग विथ अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट, तो वो हो गया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आप घर पे एग्जांपल देख सकते हो, एफडी का अगर कोई रिसीट रहेगा ना, तो वो क्या हो गया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो गया आपके पास। और चेक इज निगोशिएबल, चेक का मीनिंग समझ लेते हैं। चेक इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज इंस्ट्रक्ट टू द बैंक टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम राइटर्स बैंक, जो चेक लिख के देता है उसका अकाउंट को डेबिट कर दो एंड रिसीवर को क्रेडिट कर दो, तो उसके अकाउंट में पैसे डाल दो। जब बैंक पैसा निकालती है आपके अकाउंट से तो बैंक डेबिट करके ले लेती है, ठीक है, आपका अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे चेक का एग्जांपल दिया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है, ये अमाउंट है, ये नाम है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको जिसको पे करना है, ये इसने टीच लेन को पे किया है, कितना, 5,000 ओनली, 5,000 रुपए। यहाँ पे देखिए 5,000 लिखा है, एक डैश मारा है। ये चेक का डेट देखो, 01/01/2020, यहाँ पे उसने नाम, प्रिंटेड चेक रहते हैं, यहाँ पे साइन मारता है। अब चेक नंबर कौन सा होता है, ये फर्स्ट वाला जो होता है चेक नंबर होता है, सेकंड जो होता है MICR कोड होता है, थर्ड होता है RBI अकाउंट नंबर होता है वो बैंक, और ट्रांजैक्शन कोड। तो इतने सारे डिटेल्स रहते हैं, आपको इतने डिटेल में नहीं पूछे, आपका अगर अकाउंट के सिलेबस में पूछते तो पढ़ लेना। फर्स्ट जो रहता है वो चेक नंबर रहता है, चेक नंबर जनरली 6 डिजिट का होता है, और दूसरा RBI अकाउंट नंबर 6 डिजिट का रहता है। चेक नंबर ये सीक्वेंस रहता है, आपके पास क्या होती है, 20 पन्नों की, 50 पन्नों की, 20 पेजेस, 50 पेजेस, 100 पेजेस, 200 पेजेस की चेक बुक रहती है।
तो आप वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। घर पे जाओ, आपके पापा को बोलो, पापा पापा आपका चेकबुक बताओ, और उसमें से ये सब चीजें ट्रेस कर लेना। क्लियरिंग, हमने स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑटोमेटिक क्लियरिंग, वो शायद फर्स्ट वीडियो में। तो क्लियरिंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ चेक इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रेयर्स बैंक अकाउंट एंड देन एडेड टू पेज बैंक अकाउंट। जब आप चेक देते हो तो आपका अकाउंट क्या करती है? बैंक डेबिट कर देती है, कम कर देती है उतना, और और जिसके अकाउंट में वो जमा होता है वो उसको क्रेडिट कर देती है उतना पैसा। तो क्या होता है आपको, आपका जो इसको, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्लियरिंग। क्लियरिंग मतलब आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं उसको क्लियर करना है। आपने बोला है बैंक को, इंस्ट्रक्ट किया है, बैंक बैंक ये मेरा चेक है, ये पार्टी को दे दो, तो वो बैंक वो चीज करने के लिए जो करती है उसको क्लियरिंग बोलते हैं। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? पहले क्या होता था? मैन्युअली होता था, अब ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हो गया है। बट क्लियरिंग हाउस कैसे होता था? एक जगह सब बैंक के स्टाफ मिलने के, एक दूसरे के चेक वगैरह सब एक्सचेंज करने के, क्लियर करके लेने के, कि आपके पास ये बैंक का कितना है, वो बैंक का कितना है। अब HDFC बैंक आपका बैंक अकाउंट है, कोई एक्सिस में यूज कर रहा है, कोई ICICI में कर रहा है, ICICI में, कोई SBI में कर रहा है। आपने एक्सिस आपने जिससे गुड्स खरीदे उसको आपने चेक दे दिया, उसने एक्सिस में जमा किया, किसी ने ICICI में खरीदा जमा किया, किसी ने SBI में जमा किया। तो यहाँ पे सब लोग एक बार जमा होके, वो आपने जो जो इंस्ट्रक्शन दिए ना, इंस्ट्रक्ट टू पे चेक, मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देते हो आप बैंक को, मेरा ये पैसा पे कर दो, तो वो यहाँ पे एक जगह क्लियरिंग हाउस में आके वो क्लियर कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1000, हर जगह क्या करते हैं? 1000 पे ही इंटरेस्ट लगाते हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया? मतलब मैं 1000 इन्वेस्ट करूँ, एट द एंड ऑफ द ईयर वो 1100 हो गए, फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को 1100 पे 110 मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? 100 ही मिल रहा है। तो ये जो अमाउंट है, ये 1000 प्लस ये जो इंटरेस्ट है 123, ये 1300 हो गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट में 1331। ये आपके मैथ्स के प्रॉब्लम भी आते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम में भी, MCQs में भी कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, और दूसरा आपके अकाउंट्स में भी आप पढ़ लोगे। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या है? डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी। आप जो भी कार्ड यूज करते हो ना, डेबिट कार्ड, तो वो हो गया डेबिट कार्ड। यहाँ पे मैंने एक फोटो ले लिया, यस बैंक का डेबिट कार्ड है, किसी बंदे का ऑनलाइन मिला है ये मेरे को इमेज, तो वहां से मैंने ये कॉपी कर लिया। तो ये डेबिट कार्ड में क्या होता है? डेबिट कार्ड में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, आपके बैलेंस में पैसा रहेगा तो ही यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में क्या करते हो? क्रेडिट कार्ड पोस्ट पेड की तरह है, और डेबिट कार्ड प्रीपेड मोबाइल की तरह। प्रीपेड, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीपेड डेबिट कार्ड, पोस्ट पेड क्रेडिट कार्ड। आपको समझने के लिए ये टर्म यूज किया है। डेबिट कार्ड में क्या होता है? प्रीपेड मतलब पहले से आपका बैलेंस मेंटेन चाहिए तभी आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड में आपकी एक लिमिट रहती है, वहां तक आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या है? पे फर्स्ट डेबिट कार्ड में, और इसमें क्या है? क्रेडिट कार्ड में पे लेटर। सिंपल है, इतना ही है, ज्यादा कुछ पूछा नहीं है। डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी है। तो कंज्यूमर जब भी आप पेमेंट करते हो तो आप क्या करते हो? कार्ड स्वाइप कर देते हो। वो किस पे करते हो आप कार्ड स्वाइप? पॉस मशीन रहता है ना, पॉस मशीन रहता है, वो होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉस मशीन पे आप वो कार्ड यूज कर लेते हो, तो जैसे ही आप वो यूज करते हो, आपके अकाउंट का एक डेबिट का मैसेज आता है, आपके पैसे कट गए बोल के। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का भी सेम है, बट क्रेडिट कार्ड में आपको मंथ एंड को या पर्टिकुलर क्रेडिट साइकिल रहता है 30 डेज का, उसके बाद आपको पे करना पड़ता है। डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट स्लिप कुछ नहीं, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, तो क्या क्या डिटेल्स दोगे? बट ऑब्वियस है सर, मैं अकाउंट नंबर मेंशन करूंगा। अगर मेरे को कोई कार्ड में पैसे जमा करने हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह में, तो वो कार्ड नंबर मेंशन कर दूंगा, कौन सी ब्रांच है, क्या डेट है, और पैन नंबर लगता है आजकल। ठीक है,
अब आप कैसे जमा कर रहे हो, चेक से जमा कर रहे हो तो चेक डीडी का नंबर, कैश से जमा कर रहे हो तो 1,000 के कितने नोट, 500 के कितने नोट, 100 के कितने नोट, वो सब डिटेल्स, टोटल अमाउंट इन वर्ड्स लिख दोगे कि इतना इतना रुपए, नेम ऑफ डिपॉजिटर, आपका नाम लिखोगे, आप साइन करोगे, और अलोंग विथ पैसे ये आप वो बैंक अकाउंट में जमा करोगे। बैंक इसके अगेंस्ट क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी और एक एक्नॉलेजमेंट दे देगी, इसका एक पोर्शन आपको काट के दे देगी। ठीक है, सेम लाइन पे रहता है वो, दैट इज डिपॉजिट स्लिप। नेक्स्ट है डिपॉजिटर। अब जो पैसा जमा करेगा वो डिपॉजिटर है। सर ये इंग्लिश है, इसमें मत सिखाओ कुछ, टाइम वेस्ट मत करो। डेट सेटलमेंट। अब क्या होता है ना, विजय माल्या पता है आपको, विजय माल्या, विजय माल्या एसबीआई का पैसा लेके भाग गया। अब विजय माल्या हर रोज रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मेरा जो भी लोन है मैं चुकाने को तैयार हूँ, सेटल कर दो, सेटल कर दो, सेटल कर दो, मतलब कुछ पैसा कम ज्यादा करके, इंटरेस्ट कम ज्यादा कर दो, रिपेमेंट शेड्यूल कम ज्यादा कर दो, आई एम विलिंग टू पे। ठीक है। डेट सेटलमेंट क्या होता है, पहले लोन देते हैं, लोन अब डिफॉल्ट होने आ गया, लोन में डिफॉल्ट हो रहा है, तो सामने वाला पार्टी जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या क्या किया, पैसा लेके भाग गया। अब वो आके क्या बोल रहा है कि जो भी लोन है ना मेरा एसबीआई का, मैं चुका दूंगा, मेरे को सेटलमेंट करवा दो। सेटलमेंट वन टाइम भी हो सकता है, सेटलमेंट रिड्यूस्ड इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, सेटलमेंट में इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है, सेटलमेंट में इंटरेस्ट भी हो। हर एक बैंक अपना अपना बेस्ड ऑन कस्टमर प्रोफाइल या बेस्ड ऑन रिस्क एक्सपोजर वो देख के सेटलमेंट कर देगा। तो सेटलमेंट मतलब क्या कि जब लोन डिफॉल्ट पे जा रहा है तो वो क्या होता है, सामने वाला पार्टी विजय माल्या आके बैंक को बोल रहा है नहीं नहीं मैं आपके 9,000 करोड़ रुपए दे दूंगा। क्यों, क्योंकि उस पे कोर्ट चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, सब चल रहा है, तो वो अब परेशान हो गया है, उसको पता है ऐसे ना वैसे वो पैसा तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे वो पैसा लेके ही रखेगी, नहीं तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है ना 12-13 हजार करोड़ की, वो पूरी बेच देगी। तो वो सब जो लोन लिया है, जो मॉर्गेज दिया है ना वो प्रॉपर्टी, वो सब बेच देगी। सो ये एक एग्जांपल। डेट रीपेमेंट, तो आप क्या कर रहे हो, रीपेमेंट मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस है, आपने लोन लिया, आपका जो जो इंस्टॉलमेंट है आप वो इंटरेस्ट के साथ वापस पे कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज लोन डेट रीपेमेंट, नॉर्मल टर्म है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब डेट रिकवरी, अब क्या हो गया ना, ये विजय माल्या भाग गया, तो इसकी रिकवरी लगाने के लिए इसके अगेंस्ट क्या हुआ, इसकी जो प्रॉपर्टी थी, बड़े बड़े हाउसेस व्हीकल्स, ये बेचना चालू कर दिया एसबीआई ने। अब ये रिकवरी हुई तो ये क्या हो गया, सेटलमेंट के लिए आए, बट कोई बंदा सेटलमेंट के लिए आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या होगा कि अब लोन तो दे दिया बैंक ने, इसको क्या कर दिया, एक समझो 1 करोड़ का लोन दे दिया, अब ये पैसा देने को मना कर रहा है, ना रीपेमेंट कर रहा है, ना सेटलमेंट तैयार को करना है। तो वो वसूली भाई रहता है ना, वसूली, आपने देखा होगा पिक्चरों में, तो जो पैसा वसूल करने के लिए आते हैं ना, तो उनको बेचते हैं, तभी भी नहीं होता है तो क्या करते हैं, जो जो कोलैटरल एसेट है ना वो सब बेच के अपना अपना बैंक पूरा पैसा रिकवर कर लेती है। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, बैंक तो पैसा रिकवर कर लेती है, बट ये टाइम फ्रेम बहुत हो जाता है, जैसे माल्या का समझ लो केस 4-5 साल से चल रहा है, तो ये बात होती है। तो रिकवरी तो होगी, बट फिर कैसे होगी, जो भी कोलैटरल रहते हैं ना, कोलैटरल मतलब क्या होता है, जो लोन लिया है ना उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी दी है उसको बोलते हैं कोलैटरल्स। ई कैश, सर मेरे गूगल पे में बैलेंस है, दैट इज योर ई कैश। सर मेरे मोबाइल पेमेंट ऐप में बैलेंस है, दैट इज माय ई कैश। तो जो भी ऑनलाइन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर मोबाइल वोबाइल यूज करके जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो या जो पैसे देखते हो वो ई कैश हो गया, खत्म। अर्ली विड्रॉल चार्जेस, तो क्या पेनल्टी, एफडी करते हो, एफडी आपने किया 7 साल के लिए, समझो 7 ईयर्स, 7 ईयर्स है तो बैंक क्या बोलती हो, अरे वाह कितना अच्छा कस्टमर है, 7 साल के लिए पैसा लॉक कर रहा है, तो आपने 1 लाख रुपए लॉक कर दिया, तो बैंक क्या बोलते हैं, अरे रे मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगी। रूटीन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 7-8% है। बैंक क्या करती है, अरे लॉन्गर पीरियड के लिए ना तो ज्यादा दे दो, तो बैंक अपना बिजनेस कैसा करना है वो सोच लेती है। तो अब ये, अब आप क्या करते हो, 2 साल के बाद बोलते हो यार मुझे ये पैसा चाहिए, तो बैंक क्या बोलती, अरे भाई तू 7 साल के लिए कर रहा था इसलिए हम लोगों ने इतना हेवी इंटरेस्ट दिया, नहीं तो हम तुमको ये भी नहीं देते। तो बैंक क्या करती ना, आपको जो इंटरेस्ट देना रहता है उसमें से वो पैसा काट लेती है।
तो दैट इज अर्ली विड्रॉल पेनाल्टी। देखो फिक्स इन्वेस्टमेंट, मैंने फिक्स डिपॉजिट बोला, वही वर्ड है, वही टर्म्स है, समझना जरूरी है। फॉरफिटिंग ऑफ प्रॉमिस इंटरेस्ट, तो बैंक पूरा के पूरा 10% फॉरफिट नहीं करती, वो क्या करती है मोटा मोटी यही रेंज पे लाके दे देती है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट मनी मनी पेड टू कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट, सुपारी रहती ना, सुपारी सुपारी देना, वो सुपारी नहीं जो भाई लोग की है, बट कॉन्ट्रैक्ट बुक करने के लिए रहते ना सुपारी, वो वाला, कि कोई भी चीज हो उसको कंफर्म करने के लिए टोकन मनी देना, उसको बोलते EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो क्या होता है, आप रियल इस्टेट में जाते हो, कोई प्रॉपर्टी बुक करते हो, वो क्या बोलता है, आप 51,000 का टोकन दे दो तो आपका प्रॉपर्टी बुक कर लूंगा मैं आपके नाम पे, बाकी का जो भी है प्रोसीजर हम लोग आने वाले 7-8 दिन में बैंक लोन जो भी है वो आगे के इंस्टॉलमेंट डिसाइड करेंगे। बट अगर ये प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको एडवांस में 51,000 रुपए देने पड़ेंगे। सो दैट इज माई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो मैंने 51,000 देके वो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लिया, दैट इज माई अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। एक्सपायरेशन डेट, तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहता है ना, उसका एक्सपायरी डेट रहता है, दैट द टर्म इंडिकेट्स द invalidity of the financial document or instrument after a specific period of time। तो इन केस ऑफ चेक क्या होता है ना, चेक का डेट 3 मंथ्स का है, तो 3 महीने के बाद के जो चेक्स रहेंगे ना वो क्या होते हैं, जैसे मैंने आज चेक दिया समझ लो 1 अक्टूबर को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 2 जनवरी से ये है ना, 2 जनवरी 2021 से ये जो चेक है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो एक्सपायरेशन, जैसे एक एक प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट रहते हैं ना, आप जो भी वेफर्स चिप्स कुछ खाते हो या कुछ भी आप कंज्यूमेबल खरीदते हो तो वैलिडिटी चेक करते हो ना, वैसे ही आपके बैंक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की भी वैलिडिटी होती है। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन क्यों देते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए। तो एजुकेशन इंडियन हो सकता है, बाहर के कंट्रीज का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। An education loan, also known as student's loan, is specifically meant to provide for borrower expenditure towards education। ठीक है सर, एजुकेशन के लिए जो लोन लिया है वो। In the majority of country, education loans tend to have low rate of interest। तो एजुकेशन लोन क्या रहता है 3-4% में मिल जाता है, बट उसके बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं। अगर किसी को भी एजुकेशन लोन के बारे में जानना है तो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव बैंक में जाके जान सकते हैं। तो एजुकेशन लोन का रिपेमेंट कब होता है ना, जब आप क्वालिफाई हो जाते हो, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद उसका स्टार्ट होता है। तो आपने समझ लो 3 साल के लिए एजुकेशन लोन, 3 साल आपको पैसा मिल गया आपके एजुकेशन के लिए, उसके बाद जब आप जॉब पे लग जाते हो या 6 महीने का एक जेस्टेशन पीरियड रहता है, उसके बाद आपको वो मिल जाता है। तो उसके बारे में आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। गारंटर, गारंटर क्या होता है, अभी सिंपल है, आप 1 2 3 दोस्त हो, ठीक है, A B C। अब ये सी क्या करता है, ए को बोलता है यार तेरी बाइक दे देना, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, अर्जेंट है। ये सी क्या बोलता है, ए क्या बोलता है, अरे नहीं नहीं दूंगा। तब बी क्या बोलता है, अरे देना यार, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उसकी गारंटी लेता, कुछ नहीं होगा तेरे बाइक को। तो वो क्या करता है, ए सी को अपनी बाइक दे देता है। अब क्या होता है, ये बाइक को ठुका देता है, बाइक का एक्सीडेंट कर देता है। ए सी पे जितना चिल्लाता है ना, उससे ज्यादा बी पे चिल्लाता है कि तूने गारंटी ली थी कि कुछ नहीं होगा, अब तू मेरी गाड़ी को बराबर करके दे। वैसे ही बैंक में क्या होता है, गारंटर, आप किसी पर्सन है जिसको पैसे की जरूरत है, बट उसके पास क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है या फिर लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है या कुछ प्रॉब्लम है, तो बैंक क्या बोलते हैं, आप गारंटर ला लो, हम पैसे देंगे। तो अब ये बंदे ने इसकी गारंटी ले ली कि अगर ये बंदा वापस पैसा नहीं चुकाएगा तो मैं चुका दूंगा, ठीक है, लायबल एंड इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। अब लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट आ गया तो बैंक इसको तो पकड़ेगी, इससे जितना हुआ हुआ, बाकी क्या बोलेगी, भाई तूने गारंटी ली, मेरे को पैसा दे, तू और वो जो भी करना है देख ले। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट,
इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ईएमआई देखते हो, आप क्या करते हो, अमेजोन पे मोबाइल खरीदते हो, ठीक है, वहां पे ईएमआई का ऑप्शन आता है, तो उसमें क्या बोलता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, एग्जाम्पल है, ठीक है। बैंक क्या बोलती, आप इतने है तो ये ईएमआई, ये इंटरेस्ट लगेगा, तो आप कर लो, तो वो इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप क्या करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, आपका एक साइन मार देते हो, ठीक है, हो गया। तो दैट इज इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप क्या करते हो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे करने का एक एग्रीमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करते हो। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जब आप पैसा यूज करते हो उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो चार्जेस दैट इज पेड बाय एनी बोरोअर फॉर द यूज ऑफ मनी। आप बैंक से बोरो कर रहे हो तो भी इंटरेस्ट रेट हो गया, बैंक आपसे बोरो कर रही है तो मतलब आप डिपॉजिट कर रहे हो तो भी इंटरेस्ट रेट हो गया, करेक्ट। तो इंटरेस्ट रेट में क्या आएगा कि जो भी आपका प्रिंसिपल है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज योर इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट अमाउंट आएगा। इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, करेक्ट। तो उधारी में पैसा लेने का जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट। तो ध्यान में रखना, अगर एमसीक्यू पूछते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, तो सिंपल है, आप बोल देना कि कैपिटल बोरो करने के लिए जो कॉस्ट लगी ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट, interest rate is a percentage of principal amount that is paid as an interest for use of money। इंटरनेट बैंकिंग, सर ये सब हमको पता है, हम लोग आजकल क्या करते हैं, सब मोबाइल बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं। कस्टमर क्या करता है, बैंक के वेबसाइट पे जाके या बैंक का ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंटरनेट के यूज से ट्रांजैक्शन करता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग। लेटर ऑफ क्रेडिट, देखो अभी हमने कैशियर चेक देखा था कि क्या होता है इंडिया में, अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, मैं ये गुड्स तो दे रहा हूँ, आप मुझे कैशियर चेक कर दो, मतलब आपको बैंक पे भरोसा है कि बैंक दे देगी। वैसे ही क्या होता है, एक्सपोर्ट कर रहे हो, समझ लो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके मन में डर रहता है, यार मुझे पैसा मिलेगा क्या नहीं, सामने वाली पार्टी ये तो नहीं कर देगी, फ्रॉड तो नहीं कर देगी, सामने वाली पार्टी मेरा गुड्स या माल जो भी स्टॉक है वो लेके भाग ना जाए। तो आप क्या बोलते हो, भाई मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ ना, आप मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट दो, तभी मैं आपको गुड्स दे दूंगा, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय a bank on behalf of buyer or importer stating it is coming to pay to a third party, that is seller or exporter, a specific amount for purchase of goods by its customer who is a buyer। तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे, मैं गुड्स भेज देता हूँ। तो अब आप गुड्स भेज दिए, सामने वाला पे नहीं किया, तो भी आपको क्या गारंटी है कि वो सामने वाली बैंक जो है आपके बैंक से वो पैसा लेके रहेगी। तो ये यहाँ पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये कैसे स्टार्ट होता है ना, ये यहाँ पे पढ़ते हैं। पहले क्या होता है, जो एक्सपोर्टर है ना, उसको सेल्स ऑर्डर आता है, ठीक है, ये मतलब ये इंपोर्टर परचेस ऑर्डर भेजता है, तो ये सेल्स ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। तो फिर बायर क्या करता है ना, वो परचेस ऑर्डर के बेसिस पे इंपोर्टर बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट करता है। तो ये बैंक क्या करती है, एक्सपोर्टर के बैंक को देती है, एक्सपोर्टर के बैंक इसको बोलती है ओके यार डन, तो फिर ये गुड्स भेज देता है, तो फिर पैसा इसके बैंक अकाउंट में आ जाता है। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको इतना नहीं बताया, सिर्फ आपको इतना बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट, तो डॉक्यूमेंट इशूड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर। तो जब कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आपको कोई सामने वाले पार्टी से भरोसा नहीं है कि उसका पेमेंट ऑनर होगा या नहीं, तो आप क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे। उसमें क्या होती है, वो जो इंपोर्ट वाला है उसकी बैंक क्या बोलती है, आपको एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे देती है, आपको आपके बैंक वाले को, ठीक है। तो अब वो लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, गुड्स दे सकते हो। तो जैसे ही गुड्स डिस्पैच हो जाते हैं, शिपमेंट हो जाती है और उसको गुड्स मिलते हैं, आपका पेमेंट ऑनर हो जाता है। लॉक इन पीरियड, जैसे
लॉक इन मतलब क्या होता है ना, कोई ट्रांजेक्शन को कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए लॉक करना रहता है। जैसे रेंट एग्रीमेंट देख लो, रेंट एग्रीमेंट 11 मंथ्स का लॉक इन रहता है। ठीक है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हो एफडी, तो जैसे पीपीएफ है, पीपीएफ में आप 15 साल के लिए पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट के नए रूल्स है कि कुछ अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, बट वो क्या होता है, पैसा लॉक होता है। जैसे आप एलआईसी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप वो पैसा, आपकी पॉलिसी मैच्योर्ड होगी तभी मिलेगा, वैसे ही लॉक इन पीरियड रहता है, तो उसके पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। लॉक इन पीरियड ब्रेक हो सकते हैं, बट आपको उसमें लॉस होगा। मॉर्टगेज, मॉर्टगेज क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी आपने कोलैटरल बोल के दे दिए, मतलब सिक्योरिटी बोल के दे दिए कि अगर कल मैं ये डेट नहीं चुका पाया तो मेरा ये घर है ना, आप ले लेना। ठीक है, मुझे पैसा दे दो। ठीक है, कल चल के अगर मैंने आपका लोन नहीं चुकाया तो ये मेरे घर के डॉक्यूमेंट है, ये आपके नाम पे कर लेना। ठीक है, तो मॉर्टगेज मतलब सिक्योरिटी। रियल एस्टेट का मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब जब वो पेमेंट मैच्योर होता है। टर्म मैच्योरिटी इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ एनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी। After maturity, the investor is repaid the invested amount along with interest that has been accumulated. तो आपकी एफडी थी जो 7 साल के लिए, वो मैच्योर्ड हो गई, मतलब 7 साल कंप्लीट हो गए और आपको जो आपका पैसा है वो मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ। ये यहाँ पे 1 ईयर ऑफ एफडी का एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज वैल्यू एट विच डिमांड ऑफ कंज्यूमर एंड सप्लाई ऑफ द मैन्युफैक्चरर डिसाइड द प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विस। तो वो हो गई मार्केट वैल्यू। आप कोई भी चीज देखते हो ना, तो बोलते हो यार इसका मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, ये घर का मार्केट वैल्यू कितना रहेगा। मार्केट वैल्यू कैसे डिफाइन होता है, बायर जो विलिंगनेस टू बाय है, सेलर जो विलिंगनेस टू सेल है, वो कितने में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दैट इज मार्केट वैल्यू। कोई बोलता है नहीं, ये प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू कितना है, वो मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो जब ये जो बायर और सेलर का ऐसे रहता है ना, जो भी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, तो उसको बोलते हैं ये जो भी सप्लाई कर्व्स और डिमांड कर्व्स मैच होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट के यूज से जो भी बैंक करते हो वो ऑनलाइन बैंकिंग हो गई। The accessing of information, account and transaction with the help of computer through a financial institution's website on the internet is called online banking. अब बैंकिंग के जो सॉफ्टवेयर है ना, उस पे जाते हो। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनेट बैंकिंग और ई बैंकिंग। ठीक है, तो आप एचडीएफसी बैंक के पोर्टल पे गए, वहां पे चेक कर लिया आपका बैलेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओवरड्राफ्ट। ये बहुत अच्छा टर्म है, ओवरड्राफ्ट मतलब आपके बैंक में बैलेंस नहीं है बट आपने वो पैसा विड्रॉ कर लिया। ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी है, वो प्रोवाइड करती है। तो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, आपके पेमेंट टर्म्स ऐसे होते हैं कि आपके पास इमीडिएट फंड नहीं रहता है, तो आप क्या करते हो, बैंक से ओवरड्रॉ कर लेते हो और सब्सिक्वेंटली जब पैसा आता है वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। हैंडल द टाइमिंग मिसमैच ऑफ फ्लो ऑफ फंड, तो कभी पैसा आगे पीछे आया तो वो हेल्प्स इन कीप गुड ट्रैक रिकॉर्ड, टाइमली पेमेंट, लेस पेपर वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट। तो जितने पीरियड के लिए आपका अकाउंट ओवरड्रॉन है ना, मतलब लोन है, आपके पास 1,000 रुपए है, 1 लाख रुपए, और आपको 1,20,000 का पेमेंट करना है, तो ये क्या करते हो आप, बैंक ओडी फैसिलिटी देती है, तो आप क्या करते हो 120 का पेमेंट कर सकते हो। अब ये 20,000 आपका आउटस्टैंडिंग है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। जैसे आप ये 20,000 पे कर दोगे तो इंटरेस्ट रुकना बंद हो जाएगा। नॉर्मल लोन लेते हो तो क्या होता है, आप वो लोन लेते हो, उसका ईएमआई रहेगा, वो कब तक रहेगा, कितने पीरियड के लिए। तो बिजनेसमैन के लिए आसान क्या होता है, ओडी फैसिलिटी, मतलब टेम्पररी, और 5 दिन के बाद आपके पास पैसा आ गया तो आपने ये 20,000 सेटल कर दिए, तो 5 ही दिन का इंटरेस्ट। अब ये ओडी फैसिलिटी देती है तो बैंक क्या करती है, हायर इंटरेस्ट रेट लेती है, द रिस्क ऑफ रिडक्शन इन लिमिट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आप अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हो तो लिमिट आपकी कम कर देती है, बैंक लिमिट ग्रांट करती है कि आपको 50,000 तक का ओडी अलाउड है, बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी। रिस्क ऑफ सीजिंग, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, डेटर्स कलेक्शन बिकम्स लेथरी।
तो लेथर्जिक होना मतलब डिले होना, उसमें फिर आप ज्यादा ध्यान नहीं देना, फिर आसान चल अभी ओडी चल रहा है ना, हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट। नेक्स्ट पे, पेई अ पर्सन हुम मनी इज बीइंग पेड। पेयर, जो पैसा दे रहा है वो पेयर, जो पैसा ले रहा है वो पेई। कंफ्यूज मत होना। पिन, पिन मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप बैंक के साथ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो बैंक को पता कैसे चलेगा कि आप ही कर रहे हो या कोई और कर रहे हो? बैंक क्या करती है, आपको पिन देती है। आप खुद का पिन सेट कर लेते हो तो फिर बैंक आपको कैसे पहचानती है? पिन बेसिस पे। तो आपको आइडेंटिफाई करेगी कैसे है कि आपने वो कार्ड लगा दिया, आपका वो पिन नंबर डाल दोगे तो बैंक बोलेगी सही बंदा है, सही बंदा विड्रॉ कर रहा है। रेपो रेट, रेपो रेट और बैंक रेट हम लोगों ने देखा था, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, ये अप टू 2 वीक्स है, मतलब 15 डे। और वो बैंक रेट जो है वो लॉन्गर, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो 15 दिन के लिए रेपो रेट। तो जब सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, अगर आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रही है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अप टू 15 डेज के लिए, तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो रेट है, और दूसरा जो है बैंक रेट। ये यहाँ पे वो भी मेंशन किया है, टाइम होरिजोन। ठीक है, तो ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था। रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है? बैंक के, आरबीआई के पास जब बैंक पैसा जमा करती है, जैसे सी सी आर आर, ठीक है। सी आर आर और एस एल आर, आपको दो कॉन्सेप्ट पता है। तो सी आर आर में बैंक के पास अगर बैंक अगर आरबीआई के पास जमा करती है तो उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो हो गया रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट के अगेंस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कार्ड्स। अनलाइक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स विथ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, smart cards are process of computer chip which is used for data storage, processing and identification. पहले क्या होता था? मैग्नेटिक स्ट्रिप होते थे। अब क्या करते? स्मार्ट कार्ड का एक जो आपके मोबाइल सिम में भी रहता है ना, वैसे कि वैसे एक स्मार्ट कार्ड प्रोसेसर रहता है, वो वहां पे आपके कार्ड में रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंडिकेटेड लोन, अ वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक्स टू अ सिंगल बोरोअर, स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट बोरो। कल हम लोगों ने फाइनेंशियल टर्म्स में कंसोर्टियम पढ़ा था। तो कंसोर्टियम का मतलब भी वही है कि सेम पर्पस के लिए, वैसे ही सिंडिकेटेड लोन। तो एक बोरोवर के लिए चार पांच बैंक साथ में आके अपना लोन देती है। मतलब क्यों ऐसा करती है? बैंक को रिस्क नहीं लेना है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसने अगर 25,000 करोड़ का लोन मांगा तो एस बी आई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब साथ में आके उसको लोन दे देंगे। क्यों? क्योंकि इतना एक बैंक तो पैसा नहीं दे सकती। अगर एक क्लाइंट से इतना बड़ा लोन का एक्सपोजर रहेगा तो बैंक के गोइंग कंसर्न पे भी प्रॉब्लम आ सकता है अगर कल ये लोन डिफॉल्ट हुआ तो इस तरह बहुत सारे बैंक्स, छोटे छोटे बैंक्स या जो भी है, पर्टिकुलर बेस्ड ऑन लोन अमाउंट, वो साथ में आके लोन देते हैं, उसको बोलते हैं सिंडिकेटेड लोन। टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स पीरियड के लिए जो डिपॉजिट किया है वही टाइम डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट एक ही है। वैल्यू एट रिस्क, the sum or portion of the value that is stake of subject to loss or variation in prevalent interest rate। तो अब वैल्यू एट रिस्क क्या मतलब? जो पैसा मेरा रिस्क पे है ना, जितना अमाउंट मेरा रिस्क पे है उसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। होलसेल बैंकिंग, कभी कभी क्या होता है, बड़े जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, वो क्या बोलती है एसबीआई को कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे लोग हमेशा आपके पास आए, आपके लोग काम करें, तो बहुत सारा टाइम जाते, तो आप हमको होलसेल बैंकिंग का एक चैनल दे दो। तो स्पेसिफिकली आपकी एक ब्रांच है, आपका कुछ ऑपरेशन है, वो स्पेसिफिकली हमको ही सर्विसेज दे, और हम भी आपको उतना बिजनेस देंगे कि आपका ब्रांच लॉस में ना जाए। तो इस तरह होलसेल बैंकिंग होता है। जैसे आप रूटीन डे टू डे बैंक देखते हो, वो रिटेल बैंकिंग हो गई। जैसे रिटेल किराना स्टोर होते और होलसेलर होते, वैसे ही होलसेल बैंकिंग एन नंबर ऑफ सर्विसेज एक क्लाइंट को दे देते, एक बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट है, तो उससे क्या होता है, बैंक को भी आसान होता है काम करने में।
एक पर्टिकुलर ब्रांच डेडिकेटेड है, तो बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, उसका बिजनेस स्मूथली चलता है और बैंक को भी अच्छा बिजनेस मिलता है, क्योंकि बड़ा क्लाइंट अगर रहता है तो उस पे इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं कि अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। जीरो बैलेंस अकाउंट, जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस रखना है, तो कभी कभी क्या होता है, जो बहुत सारे जो सेविंग अकाउंट है उसमें मिनिमम 2,500, 5,000, 10,000, 25,000, 1,000, 1 लाख ऐसे मिनिमम बैलेंस है बेस्ड ऑन योर अकाउंट। तो बड़े बड़े बैंक में तो 25,000 का भी मिनिमम बैलेंस रहता है। तो इस तरह क्या होता है जीरो बैलेंस अकाउंट। तो आम जनता को फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप जब तक बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रखोगे सब लोग नहीं जुड़ेंगे, तो उसी तरह जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज। Zero down payment mortgage is a type of mortgage given by a buyer who does not make down payment while borrowing. ठीक है, द मॉर्गेज बायर बोरोज द अमाउंट एट द एंटायर परचेज प्राइस। तो इसमें क्या होता है, अब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो वो क्या बोलते हैं, 10,000 का डाउन पेमेंट करो, बाकी 70,000 का ईएमआई लगा दो। ठीक है, आप 2 लाख का डाउन पेमेंट करो, 8 लाख का लोन ले लो। बट कुछ कुछ ऐसे अकाउंट रहते हैं जहाँ पे जीरो डाउन पेमेंट रहता है, आप डायरेक्टली पूरा का पूरा लोन से वो चीज खरीद सकते हैं। जनरली जनधन अकाउंट के लिए ये फैसिलिटी दी। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपको ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस और बैंक को और आपको दोनों को एग्री है। अ साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, हाँ भाई हम दोनों एग्री करते हैं ये चीज पे। अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस of any agreement on behalf of banker. Accepting house. Accepting house is a banking or finance organization that specializes in the services of acceptance and guarantee of bill of exchange. ठीक है सर, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टिंग हाउस का उतना ही मतलब है कि दोनों जन एक टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। इट इज बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉन्टेक्स्ट टर्म है, आपको इतना नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ इतना ही समझना है। एक्सेप्टेंस मतलब दो लोग सेम पेज पे, दोनों लोगों के एक ही चीज है, मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये बात सही है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अप्रूवल और एक्सेप्टेंस ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी डॉक्यूमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस दिए ना, आप जब लोन साइन करके देते हो तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। Thank you everyone for actively listening. If you have liked my videos, request you to please like, share and subscribe my YouTube channel. Also share to your friends who are appearing for CA Foundation exams or who all are in 11th and 12th standard. Thank you everyone.